हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप सभी। और आज ये सेशन उन बच्चों के लिए है जो आरआरबी जेईई सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हैं और अभी पूरी तरीके से तैयारी में लगे होंगे और साथ साथ टेस्ट भी दे रहे होंगे। डेफिनेटली आप लोग अभी तक फुल लेंथ टेस्ट तक पहुंच चुके होंगे। काफी सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली हैं, बेसिक्स आप लोगों ने कवर कर ली हैं, जो मैथमेटिक्स के बेसिस हैं या रीजनिंग है या फिर जो जनरल चीजें जो आपके सिलेबस में आ रही है, वो चीजें अभी तक मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार तक आपने कवर कर लिया होगा या 60-70% भी किया होगा। लेकिन आपने टेस्ट देना जरूर स्टार्ट कर दिया होगा। जिस भी बच्चे ने अभी तक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है, उसको टेस्ट देना तुरंत स्टार्ट कर देना है। चाहे आप टॉपिक वाइज टेस्ट से शुरू करो या फिर आप डायरेक्टली फुल लेंथ टेस्ट से शुरू करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें लग रहा था कि सर हमारी रीजनिंग बहुत बेहतरीन है, हमारी मैथ्स बहुत अच्छी है, हम इंजीनियर हैं, हम अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन टेस्ट में वैसा परफॉर्मेंस हो नहीं पा रहा है। टेस्ट में उतनी एक्यूरेसी बन नहीं पा रही है, वो स्पीड नहीं बन पा रही है। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मेरे पास थे, सर टेस्ट में हमारे मार्क्स जो हैं वो एक लेवल पर आके रुक गए हैं, अब इसको इंप्रूव कैसे किया जाए। जैसे आप सबको पता है कि मैंने भी सीबीटी 1 निकाला था और बहुत कम समय में अपने टेस्ट में जो मार्क्स हैं उनको इंप्रूव किए थे। तो आपको मैं आज बताने वाला हूं डियर, टेस्ट में अपने मार्क्स को कैसे इंप्रूव करें। अगर आप भी उन बच्चों में से हो जो टेस्ट में एक पर्टिकुलर लेवल पर आके रुक गए हैं और अब आपको लग रहा है कि ऐसा क्या पढ़ लिया जाए, ऐसा किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी अपना लें कि हमारे टेस्ट में मार्क्स जो है एटलीस्ट उस लेवल तक पहुंचे जो हमने टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डियर बातचीत करते हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है कि टेस्ट सीरीज में मार्क्स को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो सबसे पहली बात तो वो सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक टेस्ट लगाना शुरू नहीं किया है, आपको डेफिनेटली सबसे पहले यहां पर टेस्ट लगाना भी स्टार्ट कर देना है। आप सबका जो एग्जाम है वो 16, 17, 18 दिसंबर को है, तो बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। लगभग 18-19 दिन के आसपास आपके पास बचे हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट 18-19 दिन के अंदर एटलीस्ट आपको 15 फुल मॉक टेस्ट तो लगाने ही है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। बिना मिनिमम, ये मैं मिनिमम कह रहा हूं, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस वीडियो के बाद अब आप बैठोगे टेस्ट लगाने तब की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ये मिनिमम 15 फुल लेंथ टेस्ट आपको देने ही देने हैं, ताकि इससे आपका एक एग्जाम का माहौल क्रिएट होता है, आपका माइंड जो होता है वो एकदम चैनलाइज होता है एग्जाम की प्रिपरेशन के थ्रू। कितना भी पढ़ लो कोई अलग बात है, अगर आपका सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप सिलेबस कंप्लीट करो उसको, लेकिन इतना समय जरूर निकालो, वो 90 मिनट जरूर निकालो जिसमें आप इस टेस्ट को डेफिनेटली दे सकते हो। ठीक है, तो 15 फुल लेंथ टेस्ट तो आपको मिनिमम देना ही है, और जो बच्चे अभी तक 5 या 7 दे चुके हैं उनको भी कंटिन्यू करना है, गिव अप नहीं करना है, आप लगातार देते रहो। ठीक है, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि आप लोग अभी तक टारगेट कर रहे होंगे, मैं टारगेट की बात कर रहा हूं, आप लोग मॉक टेस्ट के अंदर 80 प्लस के मार्क्स को लगभग टारगेट कर रहे होंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कट ऑफ क्या जाने वाली है, किसी को नहीं पता है क्या लेवल आएगा एग्जाम पेपर का। ठीक है, 5-6 साल बाद पेपर हो रहा है, पिछले टाइम 5 साल पहले की बातें अलग थी, उस समय का कंपटीशन अलग था, उस समय के लोग अलग थे। 5 से 6 साल बाद अब कंपटीशन डिफरेंट लेवल का है, अब लोगों के पास कंटेंट की कमी नहीं है, प्रिपरेशन की कमी नहीं है, बच्चे थोड़े ज्यादा स्मार्ट हैं, डिजिटल आपके पास काफी नोट्स अवेलेबल हैं, तो ये संसाधनों की कमी बिल्कुल अब आपके पास नहीं है। ठीक है, तो कंपटीशन भी डे बाय डे आपका बढ़ता जा रहा है, तो ये वाली बात भी ठीक है। तो ओवरऑल आपको पिछले साल के जो स्टूडेंट जो 5 साल पहले भी रुक गए थे, वो भी अब वापस से एक्टिव हो गए। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है कट ऑफ क्या जाती है। ठीक है, तो लास्ट ईयर की कट ऑफ को देख के या 5 साल पुरानी कट ऑफ देख के हम अपना अंदाजा नहीं बना सकते कि सर मैं तो इस जोन में था और 6 साल पहले, 5 साल पहले इसकी ये कट ऑफ गई थी, तो इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। ये सब नहीं करना है आपको, अभी आपको कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है या कट ऑफ के बारे में चिंता नहीं करनी है। आप चाहे किसी भी जोन से हो, चाहे आपका जोन आपने बहुत स्मार्टली भरा और आपने बोला सर मैं तो लोग कट ऑफ वाले जोन में आता हूं तो मुझे तो इतनी ही पढ़ाई करनी है, जिस बच्चे ने इस प्रकार से प्रिपरेशन करी वो आगे देखो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो आज मैं बात करने वाला हूं, आपका नॉर्मल टारगेट मॉक टेस्ट के अंदर होना चाहिए 80 मार्क्स के आसपास। अगर आप पहले ही 80 से ऊपर लेके आ रहे हो तो दैट इज ओके, वो आपका, इसका मतलब है आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। तो वो सारे बच्चे सबसे पहले जो 80 प्लस स्कोर अभी कर रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, वो सारे बच्चों को मेरी एडवाइस ये है कि जिस प्रकार से आप पढ़ाई कर रहे हो उसी प्रकार से पढ़ाई करते रहो, लेकिन कम से कम 15 मॉक टेस्ट जरूर देना। आप एवरेज कैलकुलेट करना, किसी में आपके 90 आए होंगे, किसी में 85 आए होंगे, आपको एवरेज जरूर चेक करना कि उस एवरेज में आप 80 प्लस हमेशा रहना चाहते हो। ठीक है, और जिस भी टेस्ट में मान लो अगर जो 80 प्लस वाले बच्चे भी हैं उनके किसी न किसी टेस्ट के अंदर फॉर एग्जाम्पल 72 आए होंगे, किसी में 68 आए होंगे, किसी में 92 आए होंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट में होता है ऐसा कि आपके टेस्ट के जो मार्क्स है वो बहुत ऊपर नीचे होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो मार्क्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं विद द सेम प्रिपरेशन, सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन के साथ भी होता है। ठीक है, तो जिस टेस्ट में आपके ये मार्क्स आए हैं उसको वापस से थोड़ा रिवाइज करो और एनालाइज करो, बाकी आप लोग सही ट्रैक पे हो, जो भी 80 प्लस वाले बच्चे हमारे पास हैं। लेकिन जो मैं अभी उनको एड्रेस करना चाहता हूं जो थोड़े परेशान हैं और जो इस रेंज में हैं, देखो ध्यान से,
बहुत सारे बच्चे अभी मैं देख पा रहा हूं कि 60-40 से लेके 65 की रेंज में। और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना अगर आप भी इस रेंज में हो, ठीक है, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं आपको इंडिविजुअली एड्रेस भी करूंगा मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, और वहां पे आपको डेफिनेटली बताऊंगा कैसे आपको सही करना है। क्योंकि देखो सर, अभी बचे हैं 18 से 19 दिन, ठीक है, सिर्फ 18 से 19 दिन बचे हैं। और पढ़ाई आप, ऐसा नहीं हो सकता कि 18 से 19 दिन के अंदर जो आपका वीकेस्ट सेक्शन है उसको आप पूरी तरह से बदल दोगे और एकदम जीरो से हीरो बन जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी। तो पॉसिबल क्या है वो देखो यहां पर, ठीक है, सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन से जो बच्चा इस ब्रैकेट में लाई कर रहा है, देखो 40 से कम वाला जो बच्चा है, जो अभी 40 मार्क्स से भी जिसके नंबर कम आ रहे हैं, इसको तो अभी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। मैं ये नहीं कह सकता कि फाइनल सिलेक्शन इस बच्चे का कहीं ना कहीं हो जाएगा, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां से लगभग आपको 30-40 या 25-30 नंबर इंक्रीज कर लेना इन 15-16 दिनों में, ये सिर्फ किस्मत की बात है। आप मेहनत तो करोगे ही, लेकिन 40 से भी अगर नंबर आपके कम आ रहे हैं तो थोड़ी चिंताजनक बात आप लोगों के लिए। लेकिन यहां पर गिव अप वाली बात नहीं है, गिव अप कर दोगे तो वैसे ही बाहर हो जाओगे, लेकिन गिव अप तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। इवन आपका 40 से कम है, इनको मैं अभी बाद में एड्रेस करूंगा जो 40 से बाद वाले हैं, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो पढ़ चुके हैं। अब इन्होंने YouTube से मैराथन्स भी कवर कर ली, इन्होंने सारे अपने क्वेश्चंस भी लगा लिए, जो आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे थे वो भी लगा लिए, लेकिन अब लगातार इस रेंज में ही इनके नंबर आ रहे हैं 40 से 65 के आसपास, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को सबसे पहली चीज, दो चीजें करनी है, ध्यान समझना। सबसे पहली बात आपको करना है डियर, आप अपना टेस्ट का एनालिसिस करो। आप अगर 1.5 घंटा टेस्ट देते हो तो 1.5 घंटा टेस्ट देने के बाद 1 घंटा लगाओ इस टेस्ट एनालिसिस के अंदर। टेस्ट एनालिसिस का मतलब क्या है सर? टेस्ट एनालिसिस का मतलब है कि आपको बहुत स्पेसिफिक हो जाना है, क्योंकि देखो 5 से 6 टेस्ट देने के बाद भी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब गड़बड़ तो है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है। तो शांत समझना इस चीज को। टेस्ट एनालिसिस में आपको डियर देखना है कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपके कंटिन्यूअसली 5 टेस्ट में बार बार गलत हो रहे हैं। वो टॉपिक्स कौन से हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर रीजनिंग की बात करो, एलिगेशन मिक्सचर मान लो गलत हो रहा है फॉर एग्जांपल, है, ऑड वन आउट कुछ गलत हो रहा है, कोई सीरीज के क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, या मैथ में कोई ट्राइंगल के क्वेश्चन या ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो उन टॉपिक्स को आपको लिखने की जरूरत है, और ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है। टॉपिक्स को लिखो, सर मेरे ये टॉपिक जो है वो गलत हो रहे हैं। उसके बाद अगर टॉपिक्स के ऊपर सर आप लिखो कि जो सब्जेक्ट वाइज है, ठीक है, वो जो 4 सेक्शन आपके पास है, रीजनिंग, मैथ हो गया, जनरल साइंस हो गया, जीके हो गया, तो उसमें देखो कि सर ऑर्डर में लगाओ। 5 सब्जेक्ट होंगे, मतलब 5 टेस्ट आप दे चुके हो, 5 टेस्ट में 1 2 3 4 जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आए उसको ऊपर रखो। मैंने मान लिया सर आपके रीजनिंग में सबसे ज्यादा मार्क्स आए, उसको यहां रखो, मैथ में यहां है तो ये रखो, जीके ये है और जीएस ये है, तो इस प्रकार से आपको रख लेना है। पांचों टेस्ट में ये ऑर्डर चेक करो एक बार कि आपका सर किसमें कंसिस्टेंटली ज्यादा नंबर आ रहे हैं, बात समझ में आ रही है, और कंसिस्टेंटली कौन सा एरिया है जो वीकेस्ट एरिया है। उसके बाद तीसरी चीज आपको ये करनी है सर कि जितने आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, जो रॉन्ग नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये आपको नेगेटिव कर जा रहे हैं, और उसके साथ साथ आपके पास सर वो वाले क्वेश्चन जो आपने अनअटेम्प्टेड आपके रह गए हैं। टेस्ट में होता है, एक आपका अटेम्प्टेड पार्ट होता है, एक आपका रॉन्ग क्वेश्चन हो गया जो आपने अटेम्प्ट किया गलत हो गए, और एक अनअटेम्प्टेड पार्ट हो गया। अभी मैं अनअटेम्प्टेड पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, चलो ये तो आपको लगा कि मुझे आता ही नहीं है, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो आप सबकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन ये रॉन्ग क्वेश्चन जो है ये बड़े खतरनाक है डियर। क्यों? क्योंकि ये आपको लग रहा था कि ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है सर, और कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फिर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और वो गलत हो गया। इसका मतलब आप गलत तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, या आपको गलत कोई कॉन्सेप्ट याद है, इसी वजह से ये क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, या आपने तुक्का लगाया होगा। तुक्के वाले तो पहले से यहां से चले जाना, क्योंकि वो कुछ नहीं होता, ये तुक्का लगाएं क्या लगाएं, सब बेकार की बातें हैं, ठीक है। आपको लॉजिकली चलना है। तो सर अगर रॉन्ग क्वेश्चन जो है, सबसे पहले आपको इनको एड्रेस करना है कि सर नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, और ये रॉन्ग हो क्यों रहे हैं हमारे लिए, ठीक है। कैलकुलेशन की वजह से रॉन्ग हो रहे हैं, या मुझे गलत कॉन्सेप्ट याद है रॉन्ग हो रहे हैं। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स इन रॉन्ग क्वेश्चन में, ये रॉन्ग क्वेश्चन जिस भी कॉन्सेप्ट से आए हैं, सबसे पहले बैठकर उसी दिन आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग थ्योरी को पढ़ लेना है। बात समझ में आई? क्योंकि ये वो चीज थी जो आप पढ़ चुके थे और फिर आप गलतियां कर रहे हो। इसको अगर, और नेगेटिव तो करेगा ही करेगा साथ में, तो अगर ये बढ़ता चला गया तो आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इस चीज को समझना, ठीक है। उसके बाद आता है डियर अनअटेम्प्टेड पार्ट। तो जो ये अनअटेम्प्टेड पार्ट है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना है। यहां पर कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे थोड़ी करेंगे, बात समझना। अनअटेम्प्टेड पार्ट ये वो है जो आपको अभी नहीं आता है, या आपने सुना ही नहीं है, या आप देखा ही नहीं है, या आप डर गए उस क्वेश्चन से, है ना। तो अभी क्या करो, जितने भी क्वेश्चंस आपके अनअटेम्प्टेड वाले हैं उनमें उनको लिख के सॉल्व करने की कोशिश करो।
उनको लिख लो, उनके सॉल्यूशंस टेस्ट में आपके पास होते हैं, तो टेस्ट में उन सॉल्यूशंस को लिखो, उनको साथ साथ डिटेल में, और उसको अगर वो सॉल्यूशन देखकर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, आपने वहां से एक नई चीज सीख ली, बिना कुछ एक्स्ट्रा पढ़े आपने डायरेक्ट बस टेस्ट से ही नया चीज सीख लिया और उसको मार्क कर दिया कि ये नई चीज थी, मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है। और अगर वो चीज समझ नहीं आ रही है तो उसको अभी के लिए याद कर लो। मैं रटना जनरली प्रिफर नहीं करता हूं बच्चों के लिए, लेकिन समय ऐसा है कि 10 से 15 दिन बचे हैं। अब आप नया कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम बेसिक से आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के आपको वहां तक पहुंचा दिया जाए, ठीक है। तो अगर कोई चीज, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसका सॉल्यूशन लिखो और उस सॉल्यूशन को आप याद रख लो, ताकि अगर उसी से रिलेटेड रिपीटेड कॉन्सेप्ट कभी आए तो आप कभी भी गलत ना करो। इस प्रकार से आप अपने टेस्ट के मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको लगभग, ये जो एनालिसिस है, 5 टेस्ट का एक बार एनालिसिस करके देखो, इससे आपकी 3-4 चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या? कौन से पोर्शन में आपके सबसे बढ़िया नंबर आ रहे हैं। अगर आपको ये पता चल गया कि मेरे ये 2 पोर्शन, इसमें हमेशा मैं स्कोर अच्छा कर रहा हूं, तो एग्जाम में भी और अगले मॉक टेस्ट में भी आपको सबसे पहले ये क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करने हैं। बात समझ में आई कि इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कहां हैं, इस कहां हैं, उसको उठा उठा के सॉल्व करना है, ताकि आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस बढ़े। उसके बाद सर टॉपिक्स, जो टॉपिक्स कंसिस्टेंटली गलत हो रहे हैं, एक्स्ट्रा 2 घंटा लगाओ और पहले उन टॉपिक्स को कवर कर लो। चाहे कहीं से करो, यूट्यूब से करो, मैराथन से करो, क्लासेस चल रही हैं, कहीं से भी करो, आपके पास नोट्स हैं, रिटर्न नोट्स हैं, कहीं से भी करो, लेकिन वो टॉपिक्स पहले पूरा कर लो, क्योंकि ये टॉपिक्स बार बार परेशान करेंगे। जैसे मॉक में टॉपिक्स आते हैं, वैसे रियल एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, इसको रिविजन मोड में डाल दो। 5 टेस्ट कर लिए, 6 टेस्ट कर लिए, अब लगातार इनको चीजों को बार बार रिवाइज करो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी बच्चा इस ब्रैकेट के अंदर फंसा हुआ है, 40 से 65 के बीच में फंसा हुआ है, इसमें आपको डियर देखो, कम से कम आपको यहां पर 15 से 20 नंबर का इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। बात समझ में आ रही है? लगभग 15 से 20, और कुछ एडिशनल आप नया नहीं पढ़ सकते, तो आपको टेस्ट एनालाइज करके, टेस्ट की गलतियों को सुधार के, रॉन्ग को कम करके, अनअटेम्प्टेड वाले क्वेश्चंस को समझ के, नया कॉन्सेप्ट रीगेन करके आप वापस नए मॉक टेस्ट में उतरो। तब आप समझोगे यहां पर कि आपके अब अगले जो 5 टेस्ट हैं, जो अभी 40 पे बैठा है बच्चा, वो 40 से मिनिमम 53, 54 तक डेफिनेटली पहुंच सकता है, अगर सिर्फ आपने ये पैटर्न जो है फॉलो कर लिया, ये एनालिसिस का क्राइटेरिया फॉलो कर लिया। बात एकदम क्लियर है। अब मैं आ जाता हूं उन बच्चों के ऊपर जो अभी 40 से भी कम है। तो देखो डियर, सबसे पहली बात, अब आप ये समझो, अगर आप यार 40 मार्क्स से भी कम वाले स्टूडेंट हो, और मतलब समस्या तो है, समस्या इन द सेंस कि सर कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हमारे नहीं पढ़े हैं, हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, ठीक है। तीसरी बात ये हो सकती है कि सर हम जो सेक्शंस सोच रहे थे कि हमारे स्ट्रांग हैं, वो एक्चुअल में स्ट्रांग है नहीं, क्योंकि एग्जाम में जब देखते हैं तो क्वेश्चन हो नहीं रहे, ठीक है। और चौथी बात ये कि सर एक प्रॉपर हमने अभी तक स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करी है, या फिर हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है किसी भी तरीके से, इस वजह से हम स्कोर ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि 40 से कम मार्क्स उन बच्चों के ही आ सकते हैं जिनके या तो रॉन्ग वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, मतलब जो तुक्का उक्का मार रहे हैं अननेसेसरी, या फिर सर वो अनअटेम्प्टेड वाला पार्ट बहुत बड़ा है। बात समझ में आ रही है कि सर लगभग अगर 50 से 55 क्वेश्चन में अनअटेम्प्टेड छोड़ देता हूं, लगभग 55 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ देता हूं, तो मेरे नंबर कैसे आएंगे बताओ इसमें, है ना। तो पहली बात तो आपको इसको सुधारने की जरूरत है। तो ऐसे बच्चों को सबसे पहले दिमाग से ये चिंता निकाल देनी है कि मेरा इस बार सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। यू हैव नथिंग टू लूज हियर, आपके पास कुछ भी हारने के लिए नहीं है। जब आप एकदम बॉटम पे बैठे हो तो इसके ऊपर जो भी होगा वो अच्छा ही होगा आपके पास, इससे नीचे नहीं जा पाओगे। बात एकदम क्लियर है। इस बात को, मेंटालिटी को ध्यान रखो और एक फाइटर मेंटालिटी रखो कि अब मैं जो भी टेस्ट दे रहा हूं, उस टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन है, मान लो 100 क्वेश्चन है, वो 100 के 100 क्वेश्चन मुझे टिप्स पे याद होने चाहिए। बात समझ में आई? जितने 40 से कम वाले बच्चे हैं, अब लास्ट मोमेंट में कुछ तो करना है ना आपको, फाइट तो मारोगे ना, गिव अप थोड़ी कर दोगे। तो फाइट ऐसे मारो, हर एक क्वेश्चन को याद कर लो, कॉन्सेप्ट याद कर लो, बढ़िया तरीके टिप्स पे होने चाहिए। इस टेस्ट में ये क्वेश्चन इस वाले था, इस टेस्ट में ये क्वेश्चन ऐसा था। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपके जो ओरिजिनल, जो फाइनल आपका टेस्ट होने वाला है, आरआरबी का जो टेस्ट होगा, उसमें आपके नंबर डेफिनेटली यहां पर इंक्रीज होंगे। हो सकता है सिलेक्शन तक ना भी पहुंचो, लेकिन आप एक फाइटर बोर्ड में आओगे तो लगभग आप यहां पर एग्जाम में भी 50-58 के नंबर आसपास लेके आ सकते हो।
ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट थोड़े डिफिकल्ट होते हैं तो नंबर मॉक टेस्ट कम ही आते हैं, एक्चुअल एग्जाम में थोड़े बहुत बढ़ के ही आते हैं। ठीक है सर, तो इस बात को आपको डेफिनेटली यहां पर ध्यान रखना है, जो 40 से कम वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं और नेक्स्ट ईयर भी आरआरबी है, तो अब आप जो भी यहां पर पहले आरआरबी में बेस बनाओगे, ये बेस आपका नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा काम आएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर से आरआरबी आएगा और तब आप ये जो बच्चे हैं 40 वाले, ये इस ब्रैकेट में नहीं दिखने चाहिए। ये बच्चों का ब्रैकेट डेफिनेटली आपका 50 प्लस वाला या 60 प्लस वाला ब्रैकेट होना चाहिए। यही तरीका है। अभी मैं ये कह रहा हूं सर, ये जो बच्चे हैं बेटा, आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं और नहीं होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं, दोनों चांसेस आपके पास मिक्स हैं। अब डिपेंड करेगा इन 15 दिनों में आप क्या करते हो। अगर ये टेस्ट एनालिसिस जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, इस तरीके से अगर आपने इसको फॉलो कर लिया बढ़िया शानदार तरीके से, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतरीन करोगे। और मेरी पूरी बेस्ट विशेज हैं, जितने भी स्टूडेंट्स CBT 1 के लिए जा रहे हैं, बढ़िया तरीके से आप अच्छे लेवल पर अपना टेस्ट दोगे और डेफिनेटली अपने अपने जोन्स की कट ऑफ को क्लियर करोगे। मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत से वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच।